सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का कॉलोनियलिज्म वाले वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक वो है रबर कल्टीवेशन इन द कॉन्गो एंड द जेनोसाइड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने देख लिया था कि किस तरीके से अफ्रीकन लोगों पर जो है यूरोप के लोग जो है किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि कॉन्गो के लोगों को जो है किस तरीके से रबर का कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स किया गया और किस तरीके से वहां के लोकल जो कम्युनिटीज जो थी उनको किस तरीके से जेनोसाइड किया गया। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर जो है निहत्थे लोगों को क्या करना, मारना। वो क्या कहलाता है? जीनोसाइड कहलाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। King Leopold II of the Belgium was keen to establish his own dominion in Africa। देखो, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम और बेल्जियम का एक राजा था जिसका नाम था लियोपोल्ड सेकेंड। ठीक है, इसकी इच्छा ये थी कि ये अफ्रीका में क्या करे, अपना खुद का डोमिनियन क्या करे, स्टैब्लिश करे। मतलब अफ्रीका का कोई एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो इसके कंट्रोल में रहे करके इसकी इच्छा थी। Between 1879-82, he deceived many tribal chiefs in the Congo to sign treaties that give him control over 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड। और उसने क्या किया, 1879 से 1882 के बीच में जो अफ्रीका के जो ट्राइबल्स लोग जो रहते थे और उन ट्राइबल्स का जो चीफ होता था उनसे क्या किया, धोखे से जो है क्या किया, ट्रीटी साइन करके जो है लगभग अफ्रीका में 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में जो है रख लिया। This land area was about 80 times the size of the Belgium. It became his private property। और जितना बड़ा एरिया इसने जो है लोगों को झूठ बोल बोलकर जो है कैप्चर किया था वो उसके बेल्जियम देश से 80 गुना ज्यादा बड़ा था और ये इसकी क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। Leopold ordered all the people living in the forest of the Congo to sell rubber, elephant tusks, and other forest produce to the king's agent, failing which the defaulters would be killed or have their hand cut off। अब इसने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया। और क्या ऑर्डर पास किया, इसने बोला कि कॉन्गो में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं वो सबके सब क्या करेंगे, फॉरेस्ट से जो है रबर लेकर आएंगे और अगर रबर के अलावा और क्या क्या लाएंगे, एलिफेंट टस्क मतलब हाथी का दांत हो गया और कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो जो वहां का जो राजा है जो ऑर्डर करेगा वो सब वहां के लोगों को लाकर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई भी पर्सन जितना अमाउंट बोला गया है अगर उतना अमाउंट अगर लाने में कैपेबल नहीं है तो या तो उसको मार दिया जाएगा या तो उसके हाथ क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। Many companies were contracted to collect the produce on the behalf of the king। और जब यह ऑर्डर पास हुआ तो बहुत सारी कंपनियां थी छोटी छोटी जिन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम आपको इतने अमाउंट में लाकर देंगे, हम इतने अमाउंट में लाकर देंगे करके बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों ने जो है ठेका लिया। These companies wrote a new chapter in the annals of the human purity। The African who did not bring rubber in the specified quantities that had hands cut off। और इन कंपनियों ने जो है क्या किया, एक जो है बहुत बड़ी क्रूरलिटी जो है इन्होंने की। मतलब कोई भी आदमी जो जो डिसाइडेड अमाउंट में रबर ला के नहीं दे पाता था ये उसका हाथ काट देते थे या तो उसको मार देते थे। It is sad that 100 lakh people living in the Congo were killed in the human genocide। और ये बताया जाता है कि इसके टाइम पीरियड में, लियोपोल्ड सेकेंड के टाइम पीरियड में लगभग 100 लाख लोग जो है क्या हुए थे, उनको जो है मारा गया था। The consignor system was discontinued in the 1908 when the Belgium parliament took over the regime of the government in the Congo। और ये जो सिस्टम है रबर लाने का, एलिफेंट टस्क लाने का, ये सिस्टम जो है 1908 में 1908 में जाकर जो है बंद हुआ जब पूरे के पूरे कॉन्गो को बेल्जियम के पार्लियामेंट ने अपने कंट्रोल पर लिया। राजा से छीन कर जो है क्या किया गया, उसको अपने कंट्रोल में जो है लिया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड द अफ्रीकन रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि अफ्रीका में यूरोप के लोग आकर बस गए और उनका एक्सप्लॉइटेशन करने लगे तो क्या अफ्रीका के किसी भी आदमी ने आवाज नहीं उठाया? तो आंसर है आवाज बहुत सारे लोगों ने उठाया था लेकिन वो सब क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। तो उसी के बारे में हम लोग अभी जो है देखते हैं कि अफ्रीका के लोगों ने किस तरीके से यूरोप के लोगों को जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था। Despite their limited resources, the African people put up a spirited resistance against the European power, but most of their protests met with the failure। अब देखो,
जितना उनके पास लिमिटेड रिसोर्स था, किनके पास, अफ्रीका के लोगों के पास, उतने रिसोर्सेस को यूज करते हुए उन्होंने जो है यूरोप के लोगों के अगेंस्ट में जो है बहुत कोशिश किया कि उनको रोका जाए, उनके रूल्स को ब्रेक किया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो गए, ये सब के सब जो है क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है। Edward Morrell, a British journalist who spent some time in Africa, wrote a book about the pitiable plight of the African people titled The Black Man's Burden, given below in an extract from the book. अब अफ्रीका में जो है एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, जिसका नाम था एडवर्ड मोरल। उसने क्या किया, अफ्रीका में कुछ समय बिताया और वहां के लोगों को, बातों को समझकर, जानकर जो है उसने एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम क्या है, द ब्लैक मैन्स बर्डन। ठीक है। अब ये ब्लैक मैन बर्डन्स का एक हिस्सा यहां पर आपको बताया जा रहा है कि यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है। Nor is violent physical opposition to abuse and justice possible for the African in any part of Africa. His chance of resistance have been dwindling with the increasing killing power of modern armament. Thus, the Africa is really helpless against the material gods of the white man, embodied in the imperialism, capitalism, exploitation, and the militarism. इसने ये बात बोला कि अफ्रीका के लोग जो है कहीं भी किसी भी तरीके से फिजिकली जो है यूरोप के लोगों को जो है नहीं हरा सकते थे। यूरोप के लोगों के पास पैसा था, उनके पास मिलिट्री पावर था, उनके पास टेक्निक्स थे, जिसके कारण से अफ्रीका के लोगों को जो है उन्होंने जितना चाहा उतने अमाउंट में उनको क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट जो है कर दिया। ये अफ्रीका के लोगों का कंडीशन था कि वो चू भी नहीं कर सकते थे, वो कुछ भी जो है नहीं कर पाएंगे इनके अगेंस्ट में करके। मतलब सोच सकते हो कि यूरोप का जर्नलिस्ट है, वो अफ्रीका के लोगों के बात को इतना समझ रहा है और ये बात बता रहा है, लेकिन वहां के जो लीडर जो थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम दूसरे देश में आकर लोगों को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। उनकी मेंटालिटी ऐसी थी। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग द माजी माजी रिबिलियन। अब देखो ये जो माजी माजी रिबिलियन है, ये एक अफ्रीका में एक रिबिलियन स्टार्ट हुआ था यूरोप के देशों के अगेंस्ट में। अब इसमें क्या था उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जर्मनी कंट्रोल्ड ईस्ट अफ्रीका। The German government put pressure on the people living in the region to grow commercial crop like cotton instead of cereals for consumption. अब देखो ईस्ट जो अफ्रीका था उसमें जर्मनी का कंट्रोल था, और जर्मनी के जो भी रूलर्स थे वो यहाँ के लोगों को इस बात पर प्रेशराइज करने लगे कि आप लोग जो है धान, गेहूं, चावल इन सब की खेती ना करके आप सब लोग किसकी खेती करना चालू करो, कॉटन का। कॉटन मतलब आप ऊन का समझ सकते हो। इस इन सब का जो कमर्शियल क्रॉप होते हैं उसका एग्रीकल्चर करना चालू करो, ये प्रेशराइज जो है करना चालू कर दिया। द कॉटन वॉज मेनली टू सप्लाई द जर्मन मिल्स। अब ये कॉटन का एग्रीकल्चर करने के लिए क्यों करते थे, क्योंकि उस समय तक जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, वहां पर कपड़े बनते थे और भी प्रोडक्ट बनते थे, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था। तो इसीलिए ये लोग जो है अफ्रीका के लोगों को कॉटन का एग्रीकल्चर करने के लिए जो है क्या करते थे, प्रेशराइज जो है करते थे। In 1905, a rumor suddenly spread that if Africans sprinkled magical holy water on their body, the German bullets would turn to water. अब देखो 1905 में अचानक से लोगों के बीच में ये अफवाह फैला कि अगर अफ्रीका के लोग जो उनका पवित्र नदी है या पवित्र जो पानी है, जैसे हम लोग अपने गंगा जल को पवित्र मानते हैं ना, तो उसी तरीके से वहां का जो भी मतलब जो वहां का जो भी गंगा जल है या जो भी हॉली जो वाटर है, अगर उसको अपने शरीर में अगर उन लोग छिड़क लेते हैं तो जर्मनी के जो सैनिक है अगर उनको गोली भी मारेंगे तो वो गोली जो है उनको नहीं लगेगा, वो गोली क्या हो जाएगा, पानी बन के पिघल जाएगा। इस तरीके का एक जो है वहां के लोगों के बीच में जो है रूमर्स जो है फैल गया। ठीक है। Around 20 tribes joined hands to fight against German rule. They believed their God had ordered them to wage war and their ancestor would protect them in the battle. अब इस बात का अफवाह जब फैला तो 20 लोग आपस में इकट्ठा आ गए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग जर्मन के अगेंस्ट में क्या करेंगे, लड़ेंगे। उन्होंने बोला कि भगवान ने हमें क्या किया है, जर्मनों के साथ लड़ने के लिए हमें भेजा है, और जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें इस लड़ाई में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ये सोच के ये लोग लड़ने चले गए। This rebellion is known as Maji Maji rebellion, but when the tribal warriors attacked the German troops with their spears, 75,000 of them were removed down by the German machine guns.
जब ये 20 लोग क्या किए, जर्मनी के लोगों को या जर्मन आर्मी पर अटैक किए अपने तलवारों से, अपने भालों से, तो देखते ही देखते जर्मन सोल्जर ने जब इनको अटैक करना चालू किया तो 75,000 लोगों की जो है क्या हो गई, मौत हो गई, क्योंकि उनके पास मशीन गन था। और वो जो र्यूमर्स जो फैला हुआ था कि पानी को अगर छिड़क लेंगे तो गोली जो है पानी बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जो है नहीं हुआ और 75,000 निर्दोष लोगों को अपना जान जो है गंवाना पड़ गया। Twice that member later died in the famine that ravaged that the land because of the severe food grain shortage caused by the cultivating cotton in the instead of cereals. अब एक तो इन्होंने 75,000 लोगों को रिबिलियन में मार दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, धान चावल ये सब की खेती करवाना बंद कर दिया था। और किसकी खेती करवाना चालू कर दिया था, किसकी खेती करवाना चालू किए थे, कॉटन की। तो जब ये कॉटन का खेती कर रहे थे तो इसके कारण से बाकी इनको जो खाने पीने का जो सामान चाहिए था उसका शॉर्टेज हो गया और अकाल पड़ गया। तो जितने लोग जो है गोली के कारण मरे थे, उससे 2 गुना लोग जो है क्या हो गए, फेमाइन के कारण जो है मारे गए, क्योंकि इन्होंने कॉटन का ही एग्रीकल्चर कंटिन्यू किया, जबकि इनको खाने के लिए कॉटन तो चाहिए नहीं, खाने के लिए तो धान चावल चाहिए, तो उन सबका एग्रीकल्चर जो इन्होंने बंद करवा दिया था। तो इसके कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है इनको फेस जो है करना पड़ा अफ्रीका के लोगों को। अब आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इमेजिन करो कि कोई एक देश किसी दूसरे देश में जाकर इतनी क्रूरलिटी कैसे कर सकता है। ठीक है, अभी तो हम इंडिया में पहुंचे भी नहीं है। इंडिया में जब हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से क्रूरलिटी जो है इन्होंने की थी, और अपने आप को आज सुपीरियर बोलते हैं और बाकी लोगों को इंफीरियर बोलते हैं। ठीक है, भले ही आज का जमाना थोड़ा बदल गया है, लेकिन आप सोच सकते हो कि यूरोप के लोगों की थिंकिंग जो है कैसी थी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इथोपिया सक्सेसफुल रिवोल्यूशन। जहां एक तरफ अफ्रीका में सारे रिबिलियन खत्म होते जा रहे थे, अनसक्सेसफुल होते जा रहे थे, वहीं पर इथोपिया एक ऐसा देश था जिसने सक्सेसफुली क्या किया था, यूरोप के लोगों को जो है काउंटर अटैक किया था और अपने यहां से यूरोप के लोगों को जो है पूरी तरीके से जो है भगा दिया था। चलो, Ethiopia was the only African country that successful resisted against the European colonial rule. अब देखो इनका जो राजा था उनका नाम था मेनेलिक। मेनेलिक सेकंड was the Ethiopian ruler in 1889. After the Berlin Conference, the British, French, Italian tried to extend their sphere of the influence in Ethiopia. Menelik cleverly used one European nation against the other. During this time, he made big purchase of guns and the ammunition from Russia and France. देखो आपको पता है कि बर्लिन में एक क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर 14 यूरोप के देश आपस में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, अफ्रीका को अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो जब ये बात हुआ तो वहां पर जो है इथोपिया को कंट्रोल करने के लिए जो है 3-4 जो कंट्रीज थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब ये 3-4 कंट्रीज कौन कौन से थे, एक तो ब्रिटेन था, दूसरा फ्रांस था और तीसरा इटली था। ये 3 देश जो है इथोपिया को अपने कंट्रोल में जो है करना चाहते थे, लेकिन उसी समय जो इथोपिया का जो राजा था मेनेलिक, उसने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से अपना दिमाग का यूज करके जो है एक देश को दूसरे देश के साथ लड़ा दिया। मतलब जैसे फ्रांस को जाकर बोल देगा कि अरे अरे ब्रिटेन हमको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हम तो फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद करो, हमें गन्स दो, हमें हेल्प करो, हमें पैसा दो करके इस तरीके से फ्रांस वालों के पास जाकर बोल देगा। फिर ब्रिटेन वालों के पास जाकर बोल दिया होगा कि अरे यार फ्रांस और इटली के लोग जो है हमें लूटना चाहते हैं, आप बचा लो, हम आपके अंडर में रहना चाहते हैं करके। तो इस तरीके से इसने बहुत ही शातिर तरीके से क्या कर दिया, एक यूरोपियन देश को दूसरे यूरोपियन देश के अगेंस्ट में जो है लड़वा दिया और खुद क्या हो गया, साइड हो गया और ये फ्री रहा। Italy signed a treaty with the Menelik in 1889. Separate documents were prepared for the bilingual treaty. Ethiopia said that the European verses coded in the portion of the territory to Italy, but the Italians said their version backed their claim to take over the entire country as the protected state. The Italian forces advanced into the North Ethiopia. Menelik declared war against Italy. The Ethiopian army defeated the Italian in the Battle of the Adwa in 1896 to write a new chapter in the colonial हिस्ट्री। अब देखो, अब ये बाकी सारे देशों को तो आपस में लड़वा दिया, लेकिन इसने क्या किया, इटली के साथ जो है एक ट्रीटी साइन किया। अब देखो जब ट्रीटी साइन किया जाता है तो ट्रीटी का जो लैंग्वेज होता है वो एक ही होता है, या तो दोनों कंट्रीज उस लैंग्वेज को माने या क्या करे, एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करें। जैसे मान लो आज हम किसी दूसरे देश के साथ अगर हम लोग जो है कोई ट्रीटी करते हैं तो ट्रीटी का लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा, जिसमें सेम सेम चीजें लिखे होंगी। लेकिन जब इटली के साथ इसने ट्रीटी किया था तो बाइलिंगुअल था, मतलब इथोपिया का जो ट्रीटी का जो पेपर था वो दूसरे भाषा में लिखा हुआ था,
इटली का जो ट्रीटी का जो पेपर था वो दूसरे भाषा में लिखा हुआ था। तो इन्होंने, इटली वालों ने बहुत चालाकी की थी, बेईमानी की थी। इन्होंने अपने भाषा में क्या लिखा था कि पूरा का पूरा इथोपिया हमारा रहेगा करके, और जबकि जो इथोपिया का जो लैंग्वेज था उसमें क्या लिखा हुआ था कि इथोपिया का छोटा सा एक हिस्सा जो है वो इटली के कंट्रोल में जो है रहेगा। अब इसी बात को लेकर इटली जो है जबरदस्ती क्या किया कि हमारे लैंग्वेज में तो ऐसा लिखा है, हमारे में तो ऐसा लिखा है करके उसने क्या किया, इथोपिया के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो मेनेलिक जो वहां का जो राजा था उसने भी बोला कि आ जाओ, कितना लड़ने का हिम्मत है करके, और उसने भी जो है वॉर कर दिया। और 1896 में जो है अडवा का जो है वार हुआ, और अडवा के इस वॉर में जो है, अडवा एक जगह का नाम है, और इस वॉर में जो है क्या किया, इथोपिया ने जो है इटली को जो है क्या कर दिया, हरा दिया, और एक नया हिस्ट्री जो है क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा देश चाहे तो कितने बड़े बड़े देशों को क्या कर सकता है, अपने दिमाग लगाकर हर चीज करके जो है उनको हरा सकता है। ठीक है, चलो फाइनली हम पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड का टूर करके आ चुके हैं। अब अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से कॉलोनियलिज्म जो है हुआ था, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से हमारे यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किस तरीके से हमने इसको रोका। ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।